पाप पुण्य के बहुत से कारण हो सकते हैं। उस वक्त जो बीत गया उसे याद करने से कोई फायदा नहीं है। बेचारी सासू माँ को दुख पहुँचेगा। गायत्री देवी माँ को कितना दुख हुआ होगा। दम्मू दीदी, वो बात याद मत दिलाइए। जब मेरी सौतेली माँ ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है तो उन्हें याद दिलाकर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ब्रो, आपकी बातों के आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप आगे पढ़िए, क्या लिखा है। तुम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हो विक्रांत। तुम्हें परेशान कौन कर रहा है ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इसमें पकड़े जाने का डर बिल्कुल भी नहीं है। ये क्यूरियोसिटी मुझे बहुत परेशान कर रही है। अच्छा, आगे पढ़ो भाभी। रमाना माँ के पति के मरने के बाद उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता सिवाय तुम्हारे। मतलब आपको ये रमना माँ कौन है? तुम चुप बैठो ना, आगे क्या लिखा है पूरा पढ़ने तो दो। सोच में पड़ गई है तिलोत्तमा माँ। नहीं डमक्का, ऑलमोस्ट क्लैरिटी मिल ही गई है। किस बारे में? बताती हूँ। इतना ही लिखा है माँ? जानने की बात यह है कि तुम्हारे बारे में अब दुनिया वालों को पता चल रहा है। अगर तुम इस डर से रमन्ना माँ के खिलाफ गई तो उसके बाद नथिंग। और कुछ नहीं लिखा है क्या? इसी तरह वायु। रमाना कौन है? उसके खिलाफ जाने से तुम्हें क्या करेंगे ये क्लियरली लिखा हुआ है। ऐसे ब्लैकमेल कौन कर सकता है? कौन? वायु। वायु मतलब घोड़ा। घोड़ा नहीं लिख सकता है ना? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। तो और कौन लिख सकता है? कोई करीबी का जानने वाला लग रहा है। मेरे करीब के या फिर घोड़े के? किससे अटैचमेंट है? कौन हो सकता है? वो तो आपको पता होगा ना। जानती हूँ। जानती हो तो बताओ। नहीं। पर क्यों सासू माँ? ठेस पहुंचेगी। किसको? घर वालों को, खास करके मुझे। ये तो कमाल की बात है। आपको क्यों ठेस पहुंचेगी? उन्होंने बात की है। ठेस नहीं पहुंचेगी? बात तो सही है माँ। कोई भी नहीं है? क्यों पूछेंगी? सच में? यस ऑफ कोर्स। भाभी, मेरे पति पर हाथ क्यों उठाया सासू माँ? उन्होंने भी तो सभी की तरह पूछा। किसी और पर तो हाथ नहीं उठाया आपने। आपको सिर्फ इनसे ही नफरत है क्या? एक माँ अपने बेटे से नफरत नहीं कर सकती सुमन, लेकिन बेटे को
माँ से बहुत नफरत है। मैं शट अप और नाटक मत करो। वायु के नाम से चिट्ठियां तुम ही लिख रहे थे ना? डमो डम्मा, अब ये कैसा विचित्र है? वायु के नाम से उत्तर लिखा इस मानव रूप ने। हाँ, वो क्यों लिखेगा? वैसे विक्रांत बाबू को आपके बारे में क्या पता है और क्या लिखना चाहते हैं? इसने जानबूझकर बहुत ही चालाकी से मेरे खिलाफ कदम उठाया था नैनी। अगर इसने नहीं लिखा तो विशाल के सिर पर हाथ रखकर बोलने के लिए कहो इसे। बोलो तुम। आई एम सॉरी ब्रो। मतलब यस, मैं ही हूं। सासू माँ ने जो हथकंडे किए थे ये सब बहुत लोगों को पता नहीं है ना। अपनी माँ को डराकर आपको क्या मिलेगा जी? गायत्री बड़ी माँ जिस वायु घोड़े की देखभाल गुप्त तरीके से किया करती थी, उस घोड़े को मेरी माँ ने क्यों मार डाला ये नहीं जानता, लेकिन उस पापों का कारण जानने के लिए भाभी को परेशान देखा था और उस मरे हुए घोड़े की कुंडली के बारे में जानने के लिए भाभी ने उस पंडित से क्या पूछा था। इनको कहीं तो देखा है शायद मैंने। तुम्हारे मन में जो सवाल आ रहे हैं उनके जवाब भी तो चाहिए ना। चाहिए। उनसे जुड़ा हुआ एक जवाब जब मिल जाएगा तो बहुत से रहस्य उजागर होंगे नैनी। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? इनको भाभी का नाम कैसे पता है? और भाभी भी उनसे ऐसे बात करी है जैसे उनसे पहली बार मिली, और वो तो नाम के साथ इनका एड्रेस भी बता रही हैं। क्या साधु लोगों को ये सब पहले पता होता है? तुम गायत्री देवी की बहू हो ये जानने के बाद मेरी आगे की सोच में एक अजीब तरह की स्थिरता आई है। इंटरेस्टिंग। अब समझ में आया कि ये बुजुर्ग औरत मंदिर के बाहर बैठा करती थी। यस, मतलब उन्होंने उसको फॉलो किया है और सारी बातें पता लगाई है। गायत्री देवी जी अपनी बहू यानी तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें हमें बताया करती थी। बड़ी माँ साधु को ये सब क्यों बताएंगी? कहीं कुछ तो लिंक है, पर वो है क्या? जो फोटो लेकर मैंने इंक्वायरी की थी वो अब भी फोन में है, लेकिन कहीं तो इस औरत को मैंने देखा है, याद क्यों नहीं आ रहा है? यस, मिल गई है फोटो। यानी कि ये औरत गायत्री स्टेट्स के वॉचमैन वरन्ना की पत्नी रमानामा है। ये कहाँ चली गई? और उसी दिन मैंने भाभी की मदद करने की ठान ली थी। हे, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ऐसे रिस्क मत लिया करो। तुम वायु बनकर तिलोत्तमा माँ को जिस तरह से चिट्ठियां लिख रहे थे, अगर तिलोत्तमा माँ गुस्से में आकर कुछ अनहोनी कर बैठती तो तुम्हारे साथ सुमन का भी नुकसान होता ना।
वो तो ठीक है भतीजे। वैसे भाभी ने कैसे पकड़ लिया कि ये लेटर विक्रांत ने लिखा है? सफाया करने में इनकी बुद्धि को ऐसा वैसा समझ रहे हो? अब तुम आग में और घी मत डालो। कैसे पता चला आपको? प्रियति प्रिय ना लिखकर अगर सम्माननीय या फिर पूजनीय लिखा होता तो शायद ये मेरी नजरों से बच जाता। कैसे माँ? तो शब्द तुम्हारे भाई विक्रांत को ठीक से लिखना नहीं आता है विशाल। प्रियति, तिलोत्तमा, इन दो शब्दों की वजह से ये आज पकड़ा गया है। पिछली बार टेंशन के चलते मैं पहचान नहीं पाई, लेकिन इस बार लेटर आते ही मैंने इसे पकड़ लिया। विक्रांत, मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाती ना। तुम चुप रहो बहू। छोटे भतीजे रमना के नाम से लिखते थे ना, वैसे वो कौन है? गायत्री एस्टेट की वॉचमैन वीरन्ना की पत्नी है। रमन्ना माँ को मैंने बचपन में कभी तो देखा था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। कोई संबंध नहीं है विक्रांत बाबू का, तो इन्हें ये बात कैसे पता चली? कैसे पता? तुम्हारी वजह से पता चला नैनी। मेरी वजह से? कैसे? साहब जी ने भी तो कभी मुझे उनके बारे में नहीं बताया। तुम मंदिर से आते समय किसी से मिली थी क्या? रास्ते में एक साधु जैसी महिला मिली थी मुझे। क्या पूछा होगा? क्या पूछेगी? यही कि खाने के लिए कुछ नहीं, 100 रुपए दे दीजिए, मैं कुछ खा लूंगी। नहीं बुआ जी, 1 रुपया भी नहीं लिया। उन्होंने मुझे फूल की माला दी है। उसने दी थी? मतलब? अब बोलो पुत्र, वो कौन थी? फूल की माला देने वाली कोई और नहीं, रमन्ना माँ थी। रामानामा अभी भी जिंदा है? इसीलिए तो मैंने कहा कि आप उनको कुछ मत कहना। मुंह बंद करो। विक्रांत, रामन्ना ने क्या बताया? उन्होंने बात की है नैनी भाभी से ब्रो। वही रामानामा है, मैं जानती हूँ। वो साधु के भेष में है ना, तो मैंने अपने दिल की बात बता दी थी साहब जी। गायत्री माँ जी ने जिस घोड़े को प्यार से पाला था, वायु को उसके बारे में जानना चाहती थी कि उसकी मौत कैसे हुई है, तो उन्होंने फूल की माला और हल्दी कुमकुम दे दिया। ये फूलों की माला लो। उस माला को सासू माँ के गले में पहना दिया, फिर हल्दी चंदन लगा दिया। अरे वाह, बड़ा अच्छा प्लान था दीदी। गुड। लगता है हर कोई मेरे बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गया है। विशाल, तुम्हें जन्म देने वाली उस माँ के बारे में जानने की उत्सुकता ना दिखाकर इस माँ के बारे में जानने के लिए अच्छी योजना बनाई है तुमने। मैंने कुछ नहीं किया है माँ, मैं अभी भी आप पर कृतज्ञता का भाव है। अगर ऐसा नहीं होता तो कब का सासू माँ के गले में फूलों की माला होती, और फोटो पर भी। मुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जानती हूँ,
तुम लोग एक एक करके मेरे पीछे षड्यंत्र रचा रहे हो। अब मैं सब समझ गई हूँ। गलत मत समझो भाभी, रामा नाम के बारे में छोड़ दो। आप तो बस वायु की हत्या क्यों की ये बता दीजिए। वायु रेस का एक घोड़ा था। जब भी वो प्रतियोगिता में शामिल होता तो लाखों की कमाई होती थी। उसी दौरान वायु की वजह से गायत्री दीदी लखपति बन रही थी, तो मैंने अपने सारे गहने बेचकर सारे पैसे उस वायु पर लगा दिए थे, जो वायु कभी नहीं हारता था। लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन वो वायु हार गया। उसकी हारने की वजह से गायत्री दीदी सोच में पड़ गई थी। तो आपने खेल में पैसा लगाया, ये बात मां नहीं जानती थी? मैंने अपना नाम सामने नहीं आने दिया। तुम्हारे पिताजी जगदीश का नाम इस्तेमाल किया था। जब वो सीरियस हो गए तो उनके पैर पकड़कर माफी मांग ली थी। आपको वैसे भी तो उनका पैर पकड़ना ही चाहिए। एक मिनट भाभी, आप बोलिए माँ। अचानक वायु की सेहत बिगड़ गई, तो विशालाक्षी माँ के मंदिर से एक फूलों की माला लाकर उसमें जहर स्प्रे करके मैंने उसके गले में डाल दिया। फूल की माला खाने की आदत थी उसे। और इसीलिए वो माला भी उसने खा ली और उस वायु को उस दिन अनंत वायु में मिला दिया। उस वक्त विशालाक्षी माँ की निंदा की गई थी और कहा गया था कि उन्होंने बेजुबान जानवर की जान नहीं बचाई। लगता है रामन्ना के पति वीराना को इस विषय के बारे में पता है। उसने रो रो कर स्टेटमेंट दिया कि उसने किसी को कोई फूल नहीं दिया है। उसके बाद वीरणा कभी दिखाई नहीं दी ब्रो। अभी हाल फिलहाल में रामण माँ दिखाई दी है। सासू माँ, उनके बारे में आप कुछ जानती हैं? नहीं जानती। तुम लोग इतना ही मत समझो कि इन्होंने सिर्फ एक घोड़े की हत्या की। इन्होंने तो हासनी बहू, जिसने जो पाप किया उसे भोगना पड़ेगा, तुम छोड़ो। दरवाजा बंद क्यों की? भले ही हमारे बीच कोई प्यार नहीं है, लेकिन मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। सेवा कैसे करोगी? आपके पैर दबाना, सिर पर तेल लगा देना, ये सब नहीं। आपके सूजे हुए गाल पर आइस लगाकर मसाज करने के लिए आई हूँ मैं। कर दूं क्या? ओहो, मेरी माँ ने थप्पड़ मारा है तो तुम मेरी टांग खिंचाई करने के लिए आई हो यहाँ पर? वैसा कुछ नहीं है। आप मुझे ऐसा समझते हैं क्या? हाँ, मुझे छूना भी मत। इतना दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द है। आपकी वजह से हुआ है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। भले ही आपके पास ना रहती हूँ, लेकिन आपके पास आने में कोई गलती नहीं है ना? तुम दूर रह के बात करना मुझसे, ज्यादा गुस्सा मत दिलाना मुझे। तो आपको फर्स्ट एड भी ना करूँ मैं? उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ से चली जाओगी तो मुझे ज्यादा रिलीफ मिलेगा। जाने से पहले आपसे एक बात करना चाहती हूँ। आपने सासू माँ को वो लेटर लिखकर जब तक हो सका कोशिश तो करते रहे, लेकिन पकड़े गए ना आप। क्या फायदा हुआ? अगर आप मुझसे लिखवाते तो उनको कभी शक ही नहीं होता था और उनके बारे में और जान सकते थे। और उसके बाद तुम माँ को डरा धमकाकर अपनी सारी बातें मनवा ही लोगी ना उनसे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि एक शावक को सजा धजा कर रखना चाहिए।
लेकिन तिलोत्तमा सासू माँ को धमकाना भी कुछ वैसा ही है। और ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? वायु नाम का घोड़ा जो 20 साल पहले लाखों लोगों को पैसे जिता कर दिया करता था, उस घोड़े की वजह से लाखों लाखों रुपए गायत्री सासू माँ ने तो कमा कर रखे होंगे। हो सकता है वो पैसे अभी भी कहीं ना गए होंगे। तुमने दिमाग तो सही लगाया है, लेकिन वायु के विषय में मुझे नहीं लगता है माँ मानने वाली है। मुझे लगता है वो जान लेकर ही मानेगी। जब ये इतनी दूर गई है तो हो सकता है वो किस्मत में बहुत करीब जाकर आई होगी। अब आखिरी क्षण में जो भी हाथ लगा है वो हम ले सकते हैं ना। आप बस बता दीजिए कि उन्होंने किस तरह की कोशिश की थी। मैं समझ गया। मेरे थप्पड़ खाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया है ना, इसीलिए आई हो। सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ विक्रांत जी, आप उनके सगे बेटे हो। वो ना आपको कुछ भी नहीं करेंगी। इसीलिए गायत्री सासू माँ से जुड़े संपत्ति के कागजात, पैसे वगैरह सब कुछ आपकी माँ को पता है। उन्होंने जो किया है उसके सबूत आप रखिए। अब देखिए, मैं जैसा कह रही हूँ ना वैसा ही कीजिए आप बस मुझे उतना बता दीजिए, बाकी की कहानी मैं लिखती हूँ। सच में? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अगर मेरी बलि चढ़ गई तो? अरे आप जानते हो ना, मैं बिना सिंदूर मंगलसूत्र के नहीं रह सकती। ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। पहले मैं अपने हिसाब से सारी चीजों को चेक करूंगा, फिर तुम्हें हकदार बनाऊंगा। थैंक्स विक्रांत जी। मैं जानता हूं तू क्या करना चाहती है। अब मैं तेरी ही चाल चल के तुझे ही पाताल लोक तक पहुंचाऊंगा। आओ मेरी महालक्ष्मी आ जाओ, अपने चरणों को मेरे घर में लेकर आ जाओ। फूफा जी, अब महालक्ष्मी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। ये लड़की खुद ही अष्टलक्ष्मी बनकर आई है घर में। ये तो ऐसे ही गाना गा रहे हैं, तुम इस बच्ची को क्यों बोल रही हो? सुमन ने तो सच ही कहा। इस बच्ची के लिए तो एक कटोरा दूध भी पूरा नहीं पड़ रहा। इस घर में आकर करोड़ों रुपयों की मालकिन बन गई है। सुबह सुबह आप लोग इसको इस तरीके से परेशान क्यों कर रहे हैं? हाँ, अरे तारीफ कर रहे हैं हम। तू तो बचपन से यहीं पर पढ़ा लिखा है, फिर भी अब तक लखपति नहीं बन पाया। संपत्ति का क्या जेठ जी, अच्छे गुण होने चाहिए। और इस विषय में विक्रांत बाबू बहुत धनवान इंसान हैं। तुझे ऐसी बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। पैसों का जब क्या ही है तो हमें दे दे। विक्रांत पूछेगा तो दूंगा। बिना हैसियत वाले अगर कोई मांगे तो देना मुश्किल है। बम्पर ऑफर भी क्यों ना मिल जाए, उसमें न्याय है या नहीं विक्रांत ये जानने की कोशिश करता है। मेहनत का पैसा ही मुझे तृप्ति देता है फूफा जी। ऐसी सोच रखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे तुम। समय के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन फिलहाल विशालाक्षी आई है। मेरे बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास कोई काम भी नहीं है। ऐसे चिढ़ क्यों रही हो? विशालाक्षी, अंदर आओ बेटा। आ गए ये बच्चे झोला लेकर। और क्या लाएगी? मंदिर में भटक भटक कर प्रसाद ही लेकर आई होगी। चाहिए आपको? कोई जरूरत नहीं है।
प्रसाद के लिए मना नहीं करना चाहिए। ये प्रसाद नहीं है, नारियल है। नारियल को प्रसाद मानकर भी तो ले सकते हैं ना बेटी। पहले आशावादियों से पूछना धर्म होता है पापा, वरना खिंचाई बहुत करेंगे वो। तो क्या करूं, नारियल लेकर सर पर फोड़ दूं क्या? फिर फोड़ने के बाद उस नारियल को चबाने की सलाह भी दोगी? भाभी, आपको नहीं चाहिए तो मत लो ना, लेकिन ऐसे शक्ल बना रही हो वैसा मत बनाओ। विशालाक्षी, नारियल किस मंदिर में फोड़ कर आ रही हो? मैंने अभी तक फोड़ा नहीं है माँ। अगर कोई ज्यादा उड़े ना विशालाक्षी, तो उसके सर पर दे मारना तुम। मेरे पति ने ऐसा भी क्या कह दिया जो हंस रही है? शुद्ध हृदय वाले बच्चे छोटी छोटी बातों पर भी बहुत खुशियां मना लेते हैं। तो आप लोगों को किसी को इस नारियल की जरूरत नहीं है? नहीं। ठीक है, यहाँ पर रखती हूँ, जिन्हें जरूरत पड़े वो ले सकते हैं। यहाँ नीचे जमीन पर क्यों रख दिया? जिन्हें चाहिए वो कमर और सिर झुकाकर ले सकते हैं पापा। हाँ, देख रही हो ना मम्मी, उसने प्लान किया ताकि तुम उसके आगे सर झुका सको। अगर तुम्हें चाहिए तो झुक जाओ ना ब्रो। मुझे नहीं चाहिए। बेचारा वल्लभ कमजोर है, उसे परेशान क्यों कर रहे हो? झुककर लेने में भी प्रॉब्लम है क्या? ए सुमन, उठाओ। इस लड़की ने जानबूझकर नारियल को पैरों के पास रखा। वो चाहती है नारियल के लिए हम उसके पैरों के आगे झुके। तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो? चाहिए तो ले लो ना, बोला है उसने। मंदिर से लाए गए नारियल को लेने में इन लोगों को इतनी हिचकिचाहट हो रही है। अगर मंदिर से लाई होती तो ये जमीन पर नहीं रखती विशाल। इसे ऐसा रखा है तो हो सकता है कि नजर उतारने का नारियल हो। ऐसी बात है क्या मम्मी? फिर हमें ये सब क्यों चाहिए? अरे उसमें क्या है, देखने के बाद तो पता चलेगा ना। देख क्या रहे हैं? पकड़िए ना। फूफा जी, अरे आजा, अरे आजा, अरे आजा, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। आजा। बाप रे। अरे आजा। फूफा जी रुक जाइए। आजा। हे भगवान, बहना, तुम्हारे लाए नारियल को मैं पकड़ नहीं पाया। तुम जैसे चाहो दे दो बहना, मैं बहुत थक गया हूँ। और किसी को प्रयास करना है? नहीं करना है हमें। तेरी जादूगरनी विद्या से हमें बेवकूफ बनाना चाहती है। इसमें तो नारियल है ही नहीं। तो क्या है मम्मी? इसमें कोई चूहा डालकर खेल रचा रही होगी। हाँ? तो इसीलिए ये थैला गोल गोल घूम रहा था। इसमें चूहा नहीं है, नारियल ही है। कोई भी ले सकते हैं। रहने दो बेटी, तुम्हें और तुम्हारे नारियल को प्रणाम।
गायत्री ने थैला पकड़ लिया है, देखो। पहले आशा नहीं करना चाहिए, हैसियत बनाना चाहिए पहले। ये बात गायत्री ने समझा दिया है। गायत्री, लाओ दो बेटा। नैनी, नारियल को बाहर निकालो। इस सोने के नारियल को परमेश्वर ने सृष्टि करके दिया है। कौन? भगवान ने? हाँ। हाँ? सुमन, वैसे तुम हंस क्यों रही हो? स्वयं शिवजी ट्रेलर से नीचे आकर इस जादूगरनी को चिल्लर इकट्ठे करने के लिए इस नारियल को सोने का बना कर दिया है। यही बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है जीजा जी। हो सकता है उसको किसी ने दिया हो। हाँ, तो ऐसा बोलने के लिए कहो। ऐसा क्यों कह रही है कि भगवान आकर इसे ये नारियल देकर गए हैं? अरे, शायद तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन स्वयं शंकर जी पास आकर इस नारियल पर ओम लिख करके उन्होंने दिया है और तीनों नामों को देकर बहुत ही मूल्यवान बना दिया है। उसके बाद मुझे दिया। ओहो, अरे, जब इतनी मूल्यवान है तो हमें लेने के लिए क्यों बोल रही हो? लेकिन लिए तो नहीं ना। ब्रो, लगता है ये बिल्कुल एकदम प्योर गोल्ड है। कम से कम 2-3 किलो का तो होगा। बेचने पर करोड़ों रुपए मिलेंगे। सोने की मूल्यांकन मत करो, उसमें और ही मूल्यवान चीज है भाई। हाँ, फिर उसका हिसाब जोड़ने से पता नहीं और कितने करोड़ मिलेंगे। हाँ, विशालाक्षी, इतनी बहुमूल्य चीज तुम्हारे हाथ में आना आश्चर्य है। मैं बोल रही हूँ ना, स्वयं भगवान ने मुझे दिया है। नैनी, विशालाक्षी को अंदर लेके जाओ। हाँ दीदी, अगर यही खड़ी रही तो हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द होगा। बहुत हुआ तुम्हारा। माँ, इसे सावधानी से रखना, मैं बाद में पूछूंगी। ठीक है। बहना, इतनी बहुमूल्य वस्तु लेकर तुम हर जगह कैसे घूमती रहती हो? रास्ते में किसी ने चोरी तो नहीं की, लेकिन घर के चोरों से सावधान रहना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। ये हुई बिल्कुल बिल्कुल सच बात। मम्मी, गोल्ड कॉइन मैंने सुना था, गोल्ड फल भी होता है। उस जादूगर लड़की विशालाक्षी ने जो नारियल लाया था उसके बारे में पूछ रहे हो? हाँ हाँ मम्मी, वो तो कह रही है कि सब सोने का है। ये सब सच है क्या? कोई डाउट नहीं है।
उसकी उज्जवलता देखकर लग तो रहा है कि सोने का बना हुआ है वो। लेकिन वो लड़की बोल रही थी कि सोने के नारियल को समय आने पर फोड़ना चाहिए। उसमें नारियल पानी होगा क्या? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? हाँ, सुमन को जो शक हो रहा है ना, वही शक मुझे भी हो रहा है मम्मी। अगर वो नारियल है तो उसमें पानी जरूर होगा, लेकिन वो तो सोने की बनी चीज है। सोने का पानी भी होता है? पानी नहीं, उसकी कीमत क्या हो सकती है ये सोच रही हूँ मैं। ऊपर से जब वो सोना है तो अंदर कोई वजह भी हो सकती है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इतनी कीमती चीज उस जादूगरनी लड़के के पास क्यों होगी? उस लड़की ने इससे पहले भी पता नहीं कौन कौन से मंदिरों से माँ के गहने लाकर अपने गले में पहने थे। याद क्यों नहीं रहेगा सासू माँ? उस दिन तो मैं पुलिस कंप्लेंट करना चाह रही थी, लेकिन आपने मना किया। हाँ, तो फिलहाल हमें वैसा नहीं सोचना चाहिए। उस विशालाक्षी को मंदिर के अंदर तक जाने का एक्सेस जरूर मिलता है। छोटी बच्ची है ना मम्मी, ऊपर से शिव की भक्त भी है, खूबसूरत सा चेहरा, लोग दया दिखाकर अंदर जाने देते होंगे। चोरी करती होगी। जब भी उसे कोई बहुमूल्य चीज मिलती है, वो अपनी चुनरी में या अपने साथ अंदर छुपा कर लाती है और बाहर आकर बेच देती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। पहले वो कैसे रहती थी पुराने से कपड़े पहनकर, एक झोला लटकाकर गाना गाती थी और घूमती फिरती थी, उसे तो कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन अब पैसे वाली लगती है। नैनी के साथ परिचय होने पर उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया है और हमारे यहाँ आना जाना करते हुए वो हमारी पीठ पीछे कोई बड़ा ही प्लान बना रहे होंगे और इस बात का मुझे पूरा यकीन है वल्लभ। हाँ? मेरी दीदी स्मगलिंग का बिजनेस कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सासू माँ। हाँ? हेलो, सुनो सुमन, तुम्हें पता है वो 10 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर करती है। छोटे मोटे काम करके इतनी बड़ी रकम नहीं कमाई जाती। पता नहीं क्यों मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, अब नैनी पर शक करके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। विशालाक्षी ने जो नारियल लाया था, उस पके हुए फल को हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, उस बारे में सोचो। कैसे सोचूं मम्मी? ऊपर सोना तो दिख रहा है, अंदर और कुछ महंगी चीज हो सकती है, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ सासू माँ। उसके अंदर जो है, अगर हम नारियल फोड़कर उसके अंदर जो मिलेगा उसे 3 हिस्सों में बांट लें तो? आप कितनी अच्छी हैं सासू माँ। हिस्से की बात कर रही हैं, ये बात मुझे बहुत पसंद आई है। लेकिन मम्मी, नैनी को पता ही नहीं है कि नारियल कहाँ है। लेकिन हम लोग उसे ढूंढ तो सकते हैं ना। मिला क्या? नहीं सासू माँ। उस अलमारी के अंदर देखो। हाँ, देखती हूँ। बहना, मेरे दाएं हाथ में कोई भी खासियत नहीं है। इस जन्म में ही खाली हाथ के साथ चला जाऊंगा क्या? आपको क्या चाहिए भाई?
भले ही आपके पास इंद्र भवन ना हो, लेकिन जब आप पास पहुंच जाओगे तो आपको रुद्रभूमि प्राप्ति होगी। अगर हमारे भी बच्चे होते तो हमारे जमा किए हुए पैसे हम उन्हें देते। पिछले जन्म में भाई के 12 बच्चे हुआ करते थे, मुझे पता है। एक दर्जन बच्चे को जन्म दिए थे क्या फूफा जी? फूफा जी कैसे जन्म देंगे? उनकी पत्नी ही बहुत हिम्मत वाली थी, तभी तो कर पाई। चुप रहो भतीजे। कौन थी वो औरत? शराफत से बताइए मुझे। वो अरे बुआ जी, पिछले जन्म में फूफा जी किस नाम से होंगे, कहाँ होंगे, किसे पता होगा? नहीं नैनी, मुझे लगता है इस जन्म में जैसे है वैसे ही ठीक है। विशालाक्षी, तुम मेरे पति का हाथ देखो। हाँ, दुखी मत होइए बुआ। जेठ जी और सासू माँ पूछना चाहिए कि हाथ दिखाएंगे या नहीं। वो लोग तो विशालाक्षी को अपना चेहरा तक नहीं दिखाए भाभी। वैसे भी सुमन बहू को ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है ना भतीजे। लेकिन क्यों फूफा जी, कीचड़ में पत्थर क्यों मारना? वो तीनों कर क्या रहे होंगे? मैं दरवाजे के पास खड़ी खड़ी चौकीदारी कर रही हूँ और तुम अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई। आप ही तो बता रही थी मुझे कि कैसे ढूंढना है सासू माँ। अगर इस कमरे में नहीं मिला तब बताऊंगी मैं। एक्सक्यूज मी। अरे तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? नारियल के लिए। हम इतना ढूंढ रहे हैं फिर भी हमें नहीं मिल रहा। फिर इसे लाने के बाद ये बच्ची कहाँ से ढूंढेगी? जब उस नारियल को खुद पवन मूर्ति फूफा ही नहीं पकड़ पाए, तब किसने पकड़ा था? गायत्री। तो अब गायत्री ही ढूंढ कर देगी हमें। बेटी तुम जाओ और जाकर नारियल ढूंढ कर लेकर आओ, ठीक है? जाओ। देखो मम्मी जा रही है, जा रही है, जा रही है। अरे जेठ जी ने जैसे कहा था वैसे ही इस लड़की ने ढूंढकर निकाला। जिसकी अमानत है उसे ही मिलनी चाहिए ना। देखो तो कैसे घूर रही है। मम्मी अब तो मानोगी ना कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। Why not? अब उस थैले को लो और उस नारियल को बाहर निकालो। हाँ ठीक है मम्मी। बेटी गायत्री, वो नारियल की थैली मुझे दे दो। मेरे सोने की गुड़िया, लाओ मुझे दे दो। देखो मम्मी, गायत्री उस नारियल को मुझे दे दो बेटी, मेरे सोने की गुड़िया। दो 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 दो। हाँ देखा ना? जल्दी निकालो ना। अरे 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 नारियल। अरे मम्मी, अरे उस नारियल को पकड़ो जल्दी, वो जा रहा है। हाँ? उसमें तो वज्र कह रहे थे उस नारियल को पकड़ कर लाइए और फोड़िए। सिर्फ मुझे हिस्सा मिलेगा क्या? तुम लोगों को भी मिलेगा ना, तो जाकर खुद पकड़ लो। चलो। अब पकड़ो।
जल्दी सुमन, अगर ये आज नहीं मिला तो हमें कभी नहीं मिल जल्दी पाएगा। चलो। भतीजे, लगता है चोरों की टोली आ गई है। नारियल सीढ़ी से लुढ़कते हुए आ रहा है। अरे सुन, नारियल सीढ़ी से लुढ़कते हुए नीचे आ रहा है। मैंने तो कमरे में रखा था, किसने निकाला होगा? भाभी भी दौड़ते हुए आ रही हैं। पकड़ो पकड़ो, जल्दी चलो। नीचे गिर जाओगी, संभल कर भाभी। पकड़ो पकड़ो। पकड़कर तो मैं फोड़ डालूंगी इसे। अरे सुमन क्या कर रही हो? विशालाक्षी लेकर आई है, तुम लोग कैसे ले सकते हो? मैं जब बोली थी तब ना लेकर, अब इसके पीछे पड़ गए हैं। संभल कर। अरे मधुमक्खियां उड़ रही हैं। ब्रो छुप जाओ ना ब्रो। भतीजे, चलो यहाँ से भागते हैं, चलो भागते हैं। रुक जाओ भैया, विश्वास के साथ खड़े रहो। भागने वालों को और भगाने वालों को मधुमक्खी डंक मारेगी, क्योंकि गलती इन लोगों ने की है, इसलिए। मम्मी मम्मी, अरे मम्मी। सासू माँ, सुमन। अरे सुमन, माँ, भैया। अरे भतीजे, भाभी। मम्मी मम्मी। अरे रोइए मत भैया। मधुमक्खी हमें काट कर चली गई तो मैं रो नहीं क्या? बहुमूल्य वस्तु समझकर मधुमक्खी का सामना करना पड़ा। मधुमक्खियाँ बहुमूल्य चीज है। बहुत। उसका शहद सोने का बन जाता था। हाँ, लेकिन तुम लोगों ने जल्दबाजी करके उस नारियल को फोड़ ही डाला। तुम लोगों ने कहाँ से उठा कर लाई थी? मेरा पूरा चेहरा सुझा दिया उसने। मुझसे बिना पूछे लेने की सजा मिली है तुम लोगों को। गायत्री ने दी हमें। गायत्री ने दी है। हाँ, ये लोग लालच में आ गए थे। हाँ, पहले आप लोग जाके फर्स्ट एड कर लो, जाइए। चलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी गाइस, may I come in? तू डिस्टर्ब करने आई है?
मैं भलाई करने के लिए आई हूँ राजा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। हाँ, लगता है बहुत जल रहा है या फिर दर्द हो रहा है। मधुमक्खी के डंक का कहर हम लोग भुगत रहे हैं। क्यों और परेशान कर रही हो? देखिए सासू माँ, आप चाहे जितने भी भीगे कपड़े अपने ऊपर डाल लीजिए या चाहे जितनी भी फैन की हवा खा लीजिए, ये दर्द कम नहीं होगा। तो दर्द कम करना जानती है तू? इसलिए तो साथ में ये लेकर आई हूँ डियर। क्या है वो? कूल पाउडर। इसे चेहरे पर लगाने से कितना सुकून मिलता है आप जानती हैं? ऐसा लगेगा बर्फीले इलाके में है। क्या है ये? मैंने डॉक्टर को फोन किया था कि मेरे पति और मेरी सासू माँ मधुमक्खी के डंक से चूसे हुए आम की तरह दिख रहे हैं। तो डॉक्टर ने मुझसे फोन पर कहा कि ये वाला पाउडर लगा दो। कहाँ से लाई हो? नहीं चाहिए, तुम पर विश्वास नहीं है मुझे। हाँ, अगर डॉक्टर ने ये पाउडर भेजा है तो इस्तेमाल करना चाहिए मम्मी। थोड़ा लगा दो। ये कोई प्रसाद नहीं है जो दाएं हाथ में दूं। अब दोनों आंखें बंद करिए, मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। हाँ? ध्यान से करना। मैं हूँ ना राजा, इसलिए तो डर लगता है। अरे क्लोज योर आईज यार। क्लोज सासू माँ, क्लोज। राजा क्लोज। अरे बैठिए। ओम भीम फट, फटाफट, स्वाहा स्वाहा, भीम भीम। क्या कर रही है? फट फट फट। छी, मुंह पर क्यों डाल रही हो तुम? हाँ, तो मेंढक की तरह किसने मुंह खोलने के लिए बोला? मैं गुड़ बांट रही हूँ क्या? मुझे लगा तू पाउडर लगाएगी, तू तो मिट्टी की तरह छिड़क रही है। ट्रीटमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आंखें मत खोलिएगा। मैं आप लोगों को राहत दूंगी ना। हाँ? ए, क्या कर रही हो? मम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली के पूंछ से ब्रश कर रही है। ए चुप, कैसी बातें कर रहे हो? मोर के पंख से आप लोगों के चेहरे पर बड़े ही प्यार से रगड़ कर दूं, ऐसी किस्मत भी तो होनी चाहिए ना। तो फिर तुम किससे लगा रही हो? ब्रश। टूथ ब्रश क्या? हाँ? अरे मुझे तो याद ही नहीं आया। अब आंखें खोलकर देखिए। ए, ये क्या? ये तो मेकअप ब्रश भी नहीं है। कौन सा ब्रश है ये? पेंट लगाने का ब्रश सासू माँ। हाँ? सच कहूँ तो आप लोगों के चेहरे पर चूना लगाने वाला ब्रश लगाना चाहिए था, क्योंकि वो ब्रश थोड़ा ज्यादा धारदार होता है ना। ए, पेंट ब्रश हमारे मुंह पे लगा रही हो? हाँ, यही ब्रश आप लोग के लिए सही है। मेरा नाक खराब हो जाएगा। हाँ, टमाटर की तरह। आपका सड़ा हुआ नाक देखकर कौन फिदा होगा? आगे आइए। सासू माँ, आप आइए। ए, रुक जाओ। ए, मैंने कहा था ना इसे अंदर आने मत देना। ए, तुम बाहर जाओ यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग ही लगा लीजिए, मैं जा रही हूँ। पागल कहीं की। लाल टमाटर की तरह मेरा ये चेहरा चमकता था, अब देखो सड़ा हुआ टमाटर है। उन मधुमक्खियों ने पूरी हालत खराब कर दी। माँ, खुद को बहुत खूबसूरत समझ रही थी ना, इसीलिए नजर लग गई। अगर कोई नजर लगाता है तो वो बात मान ली जा सकती है कि नारियल फोड़ने से मधुमक्खी कैसे आई। लालच का नतीजा देख लो, ऐसा ही होता है।
सुमन, अब कैसी हो तुम? तुम्हें तो खुशी हो रही होगी मेरे साथ जो कुछ भी हुआ देखकर। अगर वैसा सोचती तो ये दवा लेकर तुम्हारे लिए नहीं आती मैं। दवा मतलब? चावल निचोड़ करके जो पानी निकलता है उस पानी को इस तरह ढक करके रखने से जहाँ चोट लगी है वहाँ लगाने से दर्द कम होता है। सच में? जब उसको विश्वास नहीं है तो क्यों दे रही हो भाभी? कुछ दिन चेहरा ऐसा रहेगा ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ सुमन इसे सह पाएगी तो ठीक है विक्रांत बाबू, वरना मधुमक्खियों का डंक बहुत खतरनाक होता है। इसको किसने कहा था सोने के नारियल को हाथ लगाने के लिए? और ऊपर से सोने के नारियल को फोड़ा भी है इसने। अब इसने ऐसा किया है तो भुगतने दीजिए इसको। हम तो विशालाक्षी को पसंद नहीं आते हैं, और क्योंकि उसने ही नारियल पहले हमें ही दिया था। उसने हमें ही लालच दिखाया था, लेकिन ये नहीं बताया कि नारियल के अंदर मधुमक्खियां हैं। और अब हमारा चेहरा खराब करने के बाद उसने हमें एक बार भी रोका नहीं, और अब देखो कितना दर्द हो रहा है। उसने जब बोला था तब ले लेना चाहिए था। लेकिन उसमें मधुमक्खियां ही थी ना। टाइम के साथ ऐसा ही होता है। जैसे सुबह जमाया हुआ दूध रात को दही बन जाता है ना, ये भी वैसा है। आप बोलोगे? ठीक है, इधर मुड़ो, सुबह तक तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा। दीदी धीरे से। ठंडा तो है ना? कांटा अंदर फंसा हुआ है ना, दर्द हो रहा है। ये दवाई लगाने के बाद सब ठीक हो जाएगा सुमन, इसे आराम से लगाना चाहिए। भाभी थोड़ी दवाई बचा कर रखिएगा। क्यों विक्रांत बाबू? चेहरे पे लगाने के बाद बाकी दवाई पी जाएगी ये। क्या कहा? मैं इस दवाई को पीऊंगी? छी छी, उतनी बुरी हाल में नहीं हूँ मैं। ये दवाई पीने से शरीर ठंडा रहता है सुमन, और इससे सेहत अच्छी बनी रहती है। बचपन में माँ हमें पिलाया करती थी ना, भूल गई तुम? उन दिनों की याद मत दिलाना। शांतिपुर के दिन अलग थे और यहाँ के दिन अलग है। हम चाहे जहाँ भी रहें, अपने अतीत को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सुमन को लगता है कि वो अमीर बन गई है भाभी। आप करोड़पति होने के बावजूद भी आप ऐसी दवाइयों पर विश्वास करती हैं। लेकिन इसको देखिए भाभी, इसको इस दवाई पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है। दीदी अब रहने दो, जाओ यहाँ से। तुम्हें देखकर मेरे पति को ताना सुनाने की आदत पड़ गई है। जाओ ना दीदी। ठीक है, 1 घंटे बाद फिर से लगा लेना।